चल रहा है अलग, जहाँ हमारा इनपुट है, इंटेलिजेंस है उसके। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार। करीब 185 फीट लंबी ये मीनार अपने झुके हुए ढांचे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। करीब 4 डिग्री झुका ये मीनार एक विश्व धरोहर है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत में पीसा की मीनार से ज्यादा झुकी एक इमारत है और इस पर तो पानी का लगातार बहाव भी होता रहता है। तो क्या भारत में ऐसी कोई इमारत है जो झुकाव के मामले में पीसा की मीनार को टक्कर देता है? पीसा की झुकी हुई मीनार। दुनिया के 7 अजूबों में से एक। इसकी खासियत है इसका सीधा न होना। दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक इस इमारत के 4 डिग्री वाले झुकाव को देखने आते हैं, क्योंकि मीनार की पूरी बनावट आश्चर्य का केंद्र है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक मंदिर की तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इस मंदिर का झुकाव पीसा की मीनार से भी ज्यादा है। पीसा की मीनार तो मात्र 4 डिग्री झुकी है, जो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। फिर भी पीसा की मीनार से कम ही लोग इसे जानते हैं। तस्वीर में तो जो मंदिर नजर आ रहा है, उसमें मंदिर का झुकाव भी साफ देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये झुकाव पीसा की मीनार से 5 डिग्री ज्यादा है? क्या सच में भारत में ऐसा कोई मंदिर मौजूद है जो बनावट में पीसा की मीनार से ज्यादा अद्भुत है? सच्चाई क्या है? हमने इसकी पड़ताल वाराणसी से ही शुरू की, जो भगवान शिव की भक्ति में लीन है, जहां कण कण में शिव है और हर जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा है। यहां हमें वायरल तस्वीर वाले मंदिर के बारे में पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी। मंदिर वाराणसी के मणिकर्णिका और सिंधिया घाट के बीच का सबसे बड़ा आकर्षण है। नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। पानी में डूबा एक जीवंत मंदिर, जो शानदार नक्काशी, अद्भुत कारीगरी का शानदार नमूना है। हम इस वक्त खड़े हैं प्राचीन रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है और महाशमशान मणिकर्णिका घाट के बगल में स्थित है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर एक तरफ झुका है और लोग इस मंदिर की तुलना पीसा की मीनार से भी करते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है और बाढ़ के दिनों में 40 फीट से ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पानी पहुंच जाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने भी एक ट्विटर चैलेंज में इस मंदिर को पहचान कर रीट्वीट किया था। अपनी नायाब बनावट शैली और अलौकिक वास्तुकला से ये मंदिर किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। लेकिन ये मंदिर क्या सचमुच अपने अक्ष से 9 डिग्री झुका हुआ है? बचपन से इस मंदिर को देख रहे हैं, तो ये मंदिर वैसा ही है बचपन से ही? बचपन से उसी तरह। कितनी उम्र होगी आपकी? अरे इस समय मेरा उम्र तो कम से कम 55 के 56 के तो मंदिर टेढ़ा होने के बावजूद भी ये कैसे खड़ा है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। और कहा जाता है कि ये मंदिर का छज्जा जमीन से करीब 8 फुट ऊंचाई पर था, लेकिन अभी वर्तमान में ऊंचाई 7 से 6 फुट ही रह गई है। मंदिर के गर्भगृह में कभी स्थिर होकर खड़ा नहीं रहा जा सकता है। 1832 में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने इस मंदिर की 2 तस्वीरें बनाई। दोनों में रत्नेश्वर महादेव मंदिर सीधा खड़ा दिखता है। झुकाव का तो नामो निशान नहीं है।
और तो और 12 शिवलिंगों वाले इस मंदिर में गंगा नदी हर वक्त जलाभिषेक करती रहती है। मंदिर का गर्भगृह करीब 6 से 8 महीने पानी में डूबा रहता है। बावजूद इसके आज तक इस मंदिर का एक भी पत्थर नहीं हिला है, न ही गंगा की उफनती लहरों का इस मंदिर पर कोई असर पड़ा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंदिर 1832 के बाद अचानक से झुकने लगा? यह है कि रत्नेश्वर महादेव का मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है, 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण कुछ लोगों का ये कहना है कि रानी अहिल्याबाई की जो दासी थी रत्ना, उसके नाम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और बिना पिलर के ये मंदिर आज भी गंगा में अवस्थित है, खड़ा है। हल्का सा थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन उसमें और किसी प्रकार का अंदर से कोई शेष भाग उसका न खंडित हुआ है न भग्न हुआ है। एक अद्भुत बात है कि देखिए कितनी तेज बिजली गिरी थी इस मंदिर के शिखर पर, और मंदिर का शिखर थोड़ा क्षतिग्रस्त जरूर हो गया, लेकिन मंदिर वैसे ही हूबहू स्थिर है, अपनी उसी बनावट के साथ, उसी आकार के साथ जो कई साल से इस मंदिर का यहाँ के लोग देखते आए हैं। नागर शैली में बनाए गए इस मंदिर की ऊंचाई करीब 39 फीट है, लेकिन गंगा नदी के तलहटी पर बना यह मंदिर पूरी तरह बाढ़ के आगोश में आ जाता है। पहले इस मंदिर के छज्जे की ऊंचाई जमीन से 7 से 8 फीट हुआ करती थी, जो अब केवल 6 फीट रह गई है। लेकिन सबसे बड़े कौतूहल का विषय है इस मंदिर का अपने अक्ष पर 9 डिग्री झुका होना। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से ऊंचा स्थान रखने वाले इस मंदिर के बारे में अनेकों मत हैं, जिनमें से एक है मणिकर्णिका घाट के पुजारी का सिद्धांत। इसका जो है रहस्य क्या है कि देखिए ये मंदिर जो है, आपको मैंने बताया कि जमीन के नीचे लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है। तो ये मंदिर जो है जब सीधा था तो उसी समय भूकंप आया, और आप देखेंगे कि वहाँ पे सीढ़ियाँ भी टेढ़ी हैं, तो सीढ़ियों को भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार अब ये क्षेत्र जो है, ये मणिकर्णिका क्षेत्र है, ये गंगा से पहले का क्षेत्र है। बिल्कुल इसी तरह इटली की पीसा की मीनार के 4 डिग्री पर झुकने की वजह वैज्ञानिकों ने इसकी नींव में नरम मिट्टी का होना बताया है, जिसकी वजह से ये मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती चली जा रही है। और इसके झुकने के कारण ही ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक बात और, मीनार की ऊंचाई, इसकी सख्त बनावट और सतह की मुलायम मिट्टी, इन तीनों के मेल के कारण ही मीनार भूकंप के झटके को आसानी से सह लेती है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। साफ है, वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर पीसा की मीनार से 5 डिग्री ज्यादा यानी कुल 9 डिग्री झुका हुआ है। इसके बावजूद आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल तस्वीर के साथ जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह सच साबित हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, फोन में कई सारी शॉपिंग एप्स में पेमेंट करने के लिए अपने बैंक डिटेल्स भी डालकर रखते होंगे, जिससे आसानी से भुगतान हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बिना ऑर्डर किए ही आपके घर किसी शॉपिंग वेबसाइट से लाखों का सामान आ जाए। ना हम किसी तोहफे की बात नहीं कर रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे भला हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि घर में बिना ऑर्डर दिए ही लाखों का सामान डिलीवर कर दिया गया और उनके बैंक से करीब 2 लाख रुपए भी काट लिए गए। तो क्या सच में अब शॉपिंग से सावधान रहना पड़ेगा? क्या ये खबर पक्की है? ऑनलाइन शॉपिंग आज की तारीख में कौन नहीं करता? कपड़े, गहने, फर्नीचर मंगाना हो या फिर किचन का सामान, ऑनलाइन शॉपिंग इन दिनों सभी की पहली पसंद है। हो भी क्यों ना, कहीं जाना नहीं पड़ता तो समय की बचत हो जाती है और साथ ही घर बैठे बैठे आराम से अपनी जेब को भाने वाली
चीजें भी आ जाती हैं। और जब से कोरोना आया है तब से तो ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा के लिहाज से फायदे का सौदा हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया क्या होती है? सामान कार्ट में डालना, पेमेंट का ऑप्शन चुनना और फिर उसे ऑर्डर कर देना। लेकिन क्या बिना ऐप खोले भी कोई सामान आपके घर आ सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ, जहां न ऑर्डर दिया गया लेकिन फिर भी घर का सामान आ गया और करीब 2 लाख रुपए भी बैंक से कट गए। लगता है अब ऑनलाइन शॉपिंग करना खतरे से खाली नहीं है। देखिए, एक परिवार ठगी का शिकार हो गया है। बिना ऑर्डर के लाखों का सामान घर आ गया और रुपए भी अकाउंट से कट गए। बात तो सुनने में बेहद चौंकाने वाली लगती, क्योंकि हम सभी के फोन में शॉपिंग एप्स होना और पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल्स सेव होना आम बात है। ऐसे में ये सुनकर तो यही लगता है कि शायद ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। पर सोचने वाली बात ये है, बिना फोन छुए भला ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग खतरनाक हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने फोन के साथ छेड़छाड़ की हो? हमने वायरल हो रहे इस दावे की पड़ताल शुरू की। हमने इस खबर को इंटरनेट पर खंगालने की कोशिश की, जहां हमें मालूम हुआ कि ये 2 लाख के ऑर्डर वाली खबर भारत की नहीं है। वायरल खबर का ताल्लुक अमेरिका के न्यू जर्सी शहर से है, जहां एक भारतीय मूल के परिवार के बच्चों को मोबाइल फोन देना महंगा पड़ गया। फोन पर तेजी से अपनी उंगलियां चलाते इस बच्चे को देखिए। ये हरकत इसी बच्चे अयांश की है। बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से लाखों के फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। दरअसल भारतीय मूल के मधु और प्रमोद कुमार को अपने घर के लिए फर्नीचर लेने थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फर्नीचर अपने शॉपिंग ऐप के कार्ट में डाले थे। उनके बच्चे ने खेल खेल में ही मोबाइल से वो सारे फर्नीचर ऑर्डर कर दिए। ऐप में पहले से ही उनके घर का पता और कार्ड डिटेल थे। पहले उनके ऐप के करीब 1.5 लाख रुपए कट गए और फिर धीरे धीरे सारे फर्नीचर उनके घर डिलीवर होने लगे। तो सारी सच्चाई का पता चला। राहत की बात है कि उन्हें इसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। Phone, because everybody is in virtual, they are busy with their phone, his siblings always with the phone, and I don't know, I think he needs phone work for that. Went to the cart and whatever was there, boom, he just picked and just all the payment was went through. And अयांश की उम्र बेशक 2 साल की हो, लेकिन अयांश मोबाइल चलाने में उस्ताद है, जिस वजह से उसके माता पिता को परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि हाल ही में भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए दिशा निर्देशों के तहत ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अब शॉपिंग ऐप पर या वेबसाइट पर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर पाएगी। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को 2022 से हर बार अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दर्ज करनी होगी। नई गाइडलाइंस लोगों के बैंक डिटेल्स को सुरक्षित रखने के लिए जारी की गई है, जो अब हमारे देश में भी लागू कर दी गई है। इसके बावजूद अगर आपके घर में भी बच्चा है तो आप उसे अपना फोन देने से बचें, और अगर देना भी पड़े तो पहले से ही सारे जरूरी ऐप पर लॉक लगा दें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर पक्की साबित हुई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग की घटना के बाद धारा 144 लगा दिया गया है, तो वहीं मोरहाबादी में स्थित तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया गया है। गोलीबारी की घटना के पीछे सब्जी बाजार से पैसे उठाव की रंजिश की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि अब मोरहाबादी में सिर्फ 2 दिन ही सब्जी बाजार लगेगा। इसे लेकर निगम की इन्फोर्समेंट टीम लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी कर रही है, तो वहीं जेसीबी सहित कई वाहनों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के बाद मोरहाबादी मैदान के दुकानदार जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि वेंडर बनकर पहले जो रोजगार मिला था उसे छीना जा रहा है। बता दें कि सब्जी बाजार में करीब
यहाँ 500 दुकानें लगाई जाती हैं। राजधानी पटना में साइबर क्राइम का जाल इस कदर फैला है कि पुलिस एक मामले में केस दर्ज करती है तभी दूसरा मामला सामने आ जाता है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस नई तकनीकों का सहारा ले रही है। बावजूद इसके साइबर ठग बेखौफ लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक और गिरोह के 2 सदस्यों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में 12 से 15 सदस्य हैं जो पिछले कई महीनों से पटना के कई इलाकों में सक्रिय हैं। 15-20 तरीके से आदमी बताते हैं कि आपको इनामी योजना में आपका नाम आया है, उसी प्रलोभन के क्रम में उनका सब कुछ ले लेते हैं, डाटा वाटा। पत्रकार नगर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों शातिर बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस को जानकारी दी है कि कैसे ये नौकरी देने, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप देने, एटीएम कार्ड बंद करने, केवाईसी कराने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे और लापरवाही करने के साथ ही पलक झपकते अकाउंट से पैसे साफ कर लेते थे। महंगाई के इस दौर में किसी को कार खरीदनी होती है तो उसे लोन लेना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास 1-2 नहीं बल्कि 7000 कारें हैं। सारी की सारी एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें, जिनकी कुल कीमत को जोड़ दे तो छोटे मोटे देश खरीदे जा सकते हैं। क्या सच में ऐसा है? इन 3 तस्वीरों में जो रंग बिरंगी कारें नजर आ रही हैं, बेहद महंगी और शानदार कारें हैं, लेकिन ये किसी कार शोरूम या किसी गोदाम की तस्वीर नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इन सभी कारों का मालिक एक ही शख्स है, एक सुल्तान, एक प्रधानमंत्री, जिनके गैरेज में 7000 लग्जरी कारें खड़ी हैं। सिर्फ गाड़ियों को बेचकर खरीदे जा सकते हैं कई देश। दुनिया भर में अमीर इंसानों की कोई कमी नहीं। अमीर होने के साथ साथ इनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक साथ 7000 कार। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में इन 7000 कारों का एक ही मालिक है और इन कारों की कीमत कितनी है जिससे देश खरीदने का दावा किया जा रहा है। वायरल मैसेज में प्रधानमंत्री और सुल्तान शब्द का जिक्र एक साथ है। कहां पर प्रधानमंत्री ही देश के राजा हैं? वायरल मैसेज की पड़ताल करने से पहले हमने ये देखना शुरू किया कि कहां का सुल्तान ही उस देश का प्रधानमंत्री है। पड़ताल के दौरान हमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान पर इससे जुड़ कुछ जानकारी मिली, जिसमें साफ साफ ब्रूनेई, हसनल, बोल्किअह का जिक्र है। पड़ताल करने पर पता लगा कि ब्रूनेई दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां राजशाही अब भी पूरी तरह है। सुल्तान के पास पूरी ताकत है। सुल्तान हसनल बोल्किअह ही इस वक्त ब्रूनेई प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और मुल्क में के प्रमुख हैं। अब सवाल है कि क्या ब्रूनेई के सुल्तान के पास ही 7000 बेशकीमती कारों का बेड़ा है? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ब्रूनेई के सुल्तान हसनल बोल्किअह के कलेक्शन में करोड़ों की कीमत वाली 604 रोल्स रॉयस कारें हैं। ये कलेक्शन गिनीज बुक में दर्ज है। सुल्तान के पास कारों का बेशुमार कलेक्शन है, जिनमें लग्जरी, स्पोर्ट्स, लिमिटेड एडिशन और विंटेज कारें भी शामिल हैं, जिनमें सुल्तान के महल के बाहर जगुआर, पोर्श और रोल्स रॉयस हर वक्त खड़ी रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करीब 7000 कारें हैं, जिनकी कीमत करीब $8 बिलियन से भी ज्यादा है। $8 बिलियन को अगर हम भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम करीब 602 अरब रुपए हो जाती है। इन पैसों से उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी, आलीशान और फर्राटा भरने वाली कारें खरीदी है। ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं है। गराज में खड़ी एक गाड़ी को भी खरीदने के लिए आम इंसान को 100 बार सोचना पड़ेगा। ब्रूनेई के सुल्तान के कलेक्शन में मर्सिडीज AMG G700, मर्सिडीज मेबैक S650, मर्सिडीज बेंज लिमोजिन सिल्वर स्पर 2, रोल्स रॉयस फैंटम 6, फेरारी F40, फेरारी माइथॉस, फेरारी F50, लेब्लॉन्ग मिराबियो, BMW नजाका M12, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस फैंटम 2, मैक्लेरन F1 रेसिंग कार, टावर 962 कारें खास तौर पर शामिल की गई हैं।
इन कारों को रखने के लिए सुल्तान के पास काफी बड़े बड़े 110 गराज हैं। हैरानी की बात यह है कि सुल्तान के कलेक्शन में शामिल कारों का इस्तेमाल खुद उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही किया है। उनके कारों के कलेक्शन में बड़ी तादाद रोल्स रॉयस की भी है। इनमें से कुछ तो उन्होंने खास तौर पर अपने लिए डिजाइन करवाई है। कुछ कारों पर सोने की परत लगी हुई है, जिनका इस्तेमाल वो कभी कभी प्रजा से मिलने के लिए भी करते हैं। दावा किया गया है कि इस 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड लिमोजिन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसी महीने उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। 1 सप्ताह चली ये शादी दुनिया के सबसे बड़े राजमहल इस्ताना नुरुल ईमान में की गई है। ब्रुनेई के सुल्तान का ये आधिकारिक घर है, जो 20 लाख वर्ग फीट में फैला है। महल का गुंबद 22 कैरेट सोने से जड़ा हुआ है। पैलेस की कीमत 2550 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसनल बोल्किया की संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और प्राकृतिक गैस है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा पूरी तरह सच साबित हुआ। आपने अभी तक बारात और दूल्हे को घोड़े पर, गाड़ी, बस में जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना या देखा है कि शादी में बाराती और दूल्हा जेसीबी से सवार होकर आए हों? सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि एक दूल्हा जेसीबी मशीन में सवार होकर अपनी बारात लेकर पहुंचा, जिसके बाद उसका वीडियो वायरल हो गया। तो क्या सच में अब अपनी शादी को अलग रूप देने के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए लोग कुछ भी करने लगे हैं, या सच्चाई कुछ और ही है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 2 जेसीबी और सुनिए भी। जी हाँ, सही सुना आपने। ये जेसीबी मशीन यहाँ कोई मलबा नहीं उठा रही और न ही कहीं कोई मलबा उठाने जा रही है, बल्कि ये तो एक दूल्हे की बारात है जो अपनी दुल्हन लाने जा रही है। जी हाँ, यकीन ना हो तो इस ऑडियो को दोबारा सुन लीजिए। ये शादी जो है जेसीबी में हुई है, ये 2 जेसीबी है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इस जेसीबी में दूल्हा और बाराती है, जो कि बारात लेकर दूसरे गांव जा रहे हैं। वायरल मैसेज में लिखा है कि घोड़े पर दूल्हे को बैठे और बारात ले जाते तो देखा था, लेकिन जेसीबी मशीन में। आजकल लोग मशहूर होने के लिए कुछ भी करने लगे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर शादी की चर्चा होती रहे, इसलिए लोग कुछ न कुछ अनोखा करते हैं, जिससे कि उनका वीडियो वायरल हो जाए। कभी कोई दूल्हा या दुल्हन बाइक से एंट्री लेते नजर आते हैं, तो कोई शाही ठाट लेकर राजा महाराजा की तरह अपनी शादी में अलग एंट्री लेते हुए दिखते हैं। इतना ही नहीं, एक दूल्हा दुल्हन ने तो हद ही कर दी जब चील पर बैठकर हवा में अपनी शादी में शानदार एंट्री ली। लेकिन जेसीबी यानी कि लोडर मशीन से बारात ले जाने वाला मामला बिल्कुल अलग है। जेसीबी से बारात ले जाने वाली घटना कहां की है, और बारात को अगर लोडर मशीन पर ले जाया भी गया तो इसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक मजाक की घटना को वायरल कर दिया गया हो। हमने वायरल हो रही वीडियो की पड़ताल शुरू की और पहले ये खोजा कि ये वीडियो आखिर है कहां का। देश भर में फैले न्यूज़ 18 के रिपोर्टरों के नेटवर्क से हमें पता चला कि ये जेसीबी से बारात जाने वाली वायरल वीडियो दरअसल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बारात संगड़ाह से सोफर गांव के लिए रवाना हुई। पता लगा कि बीच में सड़क बंद है, ऐसे में आगे जाना मुमकिन नहीं था। वजह है रास्ते पर जमी ये बर्फ। रास्ते पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप इस कार को देखिए, जो बर्फ में इतनी डूब गई कि नजर ही नहीं आ रही। समस्या गंभीर है और शादी का दिन और वक्त भी तय है। ऐसे में बारात आगे बढ़े कैसे? बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी सड़क को बहाल करने की कोशिश जब कामयाब नहीं हुई, तो दूल्हे के पिता ने आगे जाने के लिए लोडर मशीन का इंतजाम किया, जिसमें आगे के 30 किलोमीटर का सफर तय किया। जेसीबी यानी कि लोडर मशीन पर बैठकर सिर्फ दूल्हा ही नहीं बल्कि बाराती भी गांव तक पहुंचे। उसके बाद वहां शादी की सारी रस्में निभाई गई और बारात की वापसी भी लोडर मशीन पर ही हुई। नाहन और आसपास के क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से 2 से 3 फुट के करीब बर्फ के चलते 1.5 दर्जन पंचायतों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हिमपात की वजह से यातायात के साथ साथ
बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित है। इस जो हमारी बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है उससे 19 रोड हमारे बंद पड़े हुए हैं। शिलाई में 11 रोड हैं, संग्राम में 5, राजगढ़ में 2 और पछाद में 1। इसके अलावा हमारा जो नेशनल हाईवे 707 ये भी जो है हमारा बंद पड़ा हुआ है उसमें श्री क्यारी के पास, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड पहले हुआ था। तो उन सारी उस पर जो है वो जेसीबी जो डिप्लॉय कर दी गई है और शाम तक जो है अगर मान लो मौसम साफ हुआ तो शाम तक ये रोड जो है वो बहाल कर दी जाएंगे। और मान लो अगर स्नोफॉल फिर भी कंटिन्यू रहता है तो फिर जैसे रुकेगा उसके बाद जो तुरंत इसको बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे DTRs हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इन जगहों पे जो है वो 63 DTR हमारे अभी बंद पड़े हुए हैं, जिसमें जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लोग हैं वो इनको स्टोर करने में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे बर्फबारी पड़ रही है उससे इनको थोड़ा मुश्किल आ रही है, जैसे मौसम साफ होगा थोड़ा सा तो इसको भी शाम तक जो है वो स्टोर कर देंगे। हाँ, लोगों से, टूरिस्ट से मेरी अपील है कि जैसे आप इन क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी पड़ रही है, नौहराधार, गत्ताधार वगैरह, शिलाई वगैरह में, वहाँ पे